नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पीछे वाले टॉपिक में आपने देखा था कि केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कैसे होता है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और उनको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज हम उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने पिछले दिनों चर्चा में रहा और बहुत सुना होगा कि 370 और 35A अनुच्छेद 370 को और 35A को हटा दिया गया है, समाप्त हो गए हैं और जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके वहां पर दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया है। एक का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि ये 370 है क्या और ये 35A क्या है, इन दोनों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इनको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इनको संविधान में शामिल करना पड़ा, क्या ये प्रावधान करते हैं, तो हमारे देश से वो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है या राज्य है वो कैसे डिफरेंट है, दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ पर क्या चीजें हैं वहां पर क्या चीजें हैं। अब ये हट गया है तो क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर जो दो भागों में बट गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो वहां पर विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा की सीटें कितनी हो गई हैं, कम हुई है कि ज्यादा हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, किस जो केंद्र शासित प्रदेश बने किसमें कितने जिले हैं, ये सारी बातों पर। साथ ही साथ हम जम्मू कश्मीर का इतिहास भी देखेंगे, यानी पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही उठाएंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे कि कैसे कैसे ये समस्या उत्पन्न हुई है और जम्मू कश्मीर के बारे में जो विशेष स्थिति है या विशेष प्रावधान है उनको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। देखिए, मैंने बहुत सारा पूरा बोर्ड भरा हुआ है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर ये तो मैंने सिर्फ जो है बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बाकी पूरी इसकी कहानी क्या है, पूरा हम आजादी से पहले से लेकर के अब तक की पूरी आपको कहानी बताएंगे, एक एक बात समझाएंगे। मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप मेरे साथ पूरा देखिए। आपको अभी तक जो चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी या जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो सारे के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये जो आधे घंटे या 45 मिनट आप देंगे ना, ये जीवन में कभी आपको दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा डिस्प्यूट रहता है, कभी पाकिस्तान हमला कर देता है, कभी चाइना परेशान करता है, कभी कुछ समस्या होती है। तो आप सारी बातें आज बिल्कुल समझ जाएंगे कि वास्तव में जो हमारी जम्मू कश्मीर में स्थिति है, क्यों वो आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्र है या क्या क्या समस्या है, वो सारी बातें आप A to Z समझ जाएंगे। और जब भी आपको कोई न्यूज खबर में पेपर में न्यूज आएगी तो आप तुरंत आपके दिमाग में करेगा कि अच्छा ये समस्या इस वजह से हो रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपसे जो भी इस वीडियो में समय लग रहा है आप बिल्कुल दीजिए, इसको एक नहीं बल्कि 2 बार देखिए और सारी चीजों को बिल्कुल एकदम से क्लियर कर लीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का मैप बनाया हुआ है, ये छोटा सा, ठीक है, इसको भी आपको समझाएंगे। पहले हम इसका जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, ये जो इसका जो डिस्प्यूट है ये क्यों डिस्प्यूट हो गया है, क्या क्या समस्या रही होंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई है कि भारत की आजादी और कश्मीर समस्या। आपको पता है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ठीक है, तो देखिए भारत आजाद तो हो गया था लेकिन भारत को एक समस्या भी विरासत में मिली थी। साथ ही साथ जो हमारा ब्रिटिश भारत था या जो पूरा भारत राज था, उस भारत के 2 टुकड़े भी हो गए थे और वो 2 टुकड़े थे, एक का नाम था भारत अर्थात इंडिया और दूसरे का नाम था पाकिस्तान। ठीक है, तो अंग्रेजों ने हमें आजादी तो दे दी लेकिन हमारे देश का बंटवारा करके चले गए, हमारे देश को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बने ही, साथ ही साथ उस समय लगभग करीब 550 ऐसी रियासतें थीं जहां पर राजाओं का शासन था, यहाँ पर शाही शासन था। ठीक है, तो अब देखिए भारत की आजादी और विभाजन एक साथ होने वाली समस्या थी। आजादी तो मिल गई लेकिन भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश भारत के अलावा
मिले हिस्से को संगठित कर भारत में मिलाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी जो हमको भारत में हिस्सा मिला है, अपने जो भारत हमको मिला है वो तो मिल गया है, लेकिन जो बिखरी हुई रियासतें थी या बिखरे हुए कुछ क्षेत्र थे उनको संगठित कर एक करना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर क्या हुआ, उस समय लगभग 550 रियासतें थी, ठीक है, पूरे भारत में। जैसे आपने सुना होगा जूनागढ़ है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, भोपाल है, त्रावणकोर है, बहुत सारी रियासतें ऐसी छोटी बड़ी मिलाकर के लगभग 550 से लगभग रियासतें थी। अब इन रियासतों को भारत देश में शामिल करना बड़ा मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था और दो भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान में, तो इन रियासतों के पास ये आजादी थी कि वो स्वतंत्र थी इस बात के लिए कि वो किसी भी देश, भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। कोई भी देश उन पर दबाव नहीं बना सकता है, ठीक है। उनको आजादी थी, इस बात की स्वतंत्रता थी कि वो भारत या पाकिस्तान किसी भी एक देश में शामिल हो सकती हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है कि आजादी के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिल जाने की छूट दी गई, क्योंकि ये स्वतंत्र थी कि वो जिस देश में, चाहे पाकिस्तान में चाहे भारत में, जिसमें मिलना चाहे वो मिल सकती हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो उस समय हमारे जो नेता थे सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, तो इन्होंने बहुत ही प्रयास किया और इनकी अच्छी सूझबूझ के कारण अधिकांश रियासतों को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। इन्होंने बहुत प्रयास किए और मतलब सब रियासतों से वार्तालाप करके, बातचीत करके और भारत राज्य में मिला लिया। फिर क्या हुआ, कुछ रियासतें ऐसी थी जो मिलने को तैयार नहीं थी, ठीक। वो चाहती थी कि उनको जो है एक स्वतंत्र राज्य का, स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया जाए और वहां पर राजा का शासन हो, शाही शासन हो, वो ऐसा चाहती थी, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि फिर भारत में एकीकरण की समस्या होती, फिर रियासतें, मतलब एक में एक तो देश भारत हो गया, उसी में कुछ रियासतें, तो ये मतलब कुछ बात बनती समझ में नहीं आ रही थी। तो क्या हुआ, जैसे कि अगर जूनागढ़ की बात करें हम, तो जूनागढ़ में क्या हुआ, जनमत संग्रह कराया गया, यानी जो वहां पर लोग थे, वोटिंग कराई गई कि कितने लोग ऐसे हैं जो भारत में शामिल होना चाहते हैं और कितने लोग चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से शाही शासन में या राजतंत्र में रहना चाहते हैं। तो ये जो जनमत संग्रह हुआ ये भारत के पक्ष में हुआ। हालांकि जूनागढ़ का राजा था, ये जो रियासत थी वो पाकिस्तान में अपना विलय चाहती थी, लेकिन जब जनमत संग्रह हुआ तो उसको फिर भारत में मिला लिया गया, क्योंकि जनमत संग्रह भारत के पक्ष में था। फिर क्या हुआ, हैदराबाद की बारी आई, हैदराबाद में तो समस्या आई, तो हैदराबाद में फिर क्या हुआ, भारत को सेना भेजनी पड़ी और सितंबर 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया, ठीक है। ऐसी कुछ समस्या, भोपाल रियासत और त्रावणकोर रियासत को लेकर के कुछ मामले फंसे, लेकिन उनको भी सुलझा लिया गया और भारत में मिला लिया गया। सबसे बड़ी समस्या आई कहां पर, कश्मीर की। जो कश्मीर यानी जो जम्मू कश्मीर रियासत थी उसमें सबसे बड़ी समस्या आई, क्योंकि इसकी जो स्थिति थी वो और भी रियासतों से भिन्न थी। जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, जहां के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह हिंदू शासक थे, हिंदू राजा थे, तो वहां पर काफी समस्या आई। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर रियासत थी इसकी सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों से लगती थी। क्या था? इसकी सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों से लगती थी, ठीक है। देखिए छोटा लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ब्लर कर रहा होगा, मैं इसका फोटो खींच के आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। बाकी मैं बोल भी रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए, बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, वहीं दूसरी ओर जो महाराजा हरि सिंह थे वो अपने ताज की, उनको अपने ताज की फिक्र थी, यानी उनका ताज बना रहे और वो राजा बने रहे, और वो थे राजतंत्र के पक्ष में, ठीक है। वो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ना ही भारत में मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा जो राजशाही शासन है, राजतंत्र है, वही कायम बना रहे और हमारे ताज पर जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। तो फिर क्या हुआ, भारत की आजादी हो गई और इन्होंने, यानी कि महाराजा हरि सिंह ने अपना कोई भी पक्ष मतलब जाहिर नहीं किया, मतलब ना ये कहा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, ना ही ये कहा कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन उसी दौरान इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल समझौता कर लिया। इस स्टैंड स्टिल समझौता को हिंदी में कहते हैं यथास्थिति समझौता, यानी कि जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति बरकरार रखी जाए, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो जहां पर है, जो क्षेत्र जिसके पास है, जो अधिकार जिसके पास है, वो उसी पास रहेंगे। इसे कहा जाता है यथास्थिति समझौता या स्टैंड स्टिल समझौता। तो जम्मू कश्मीर रियासत ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल समझौता कर लिया। फिर क्या हुआ, तो समझौता तो पाकिस्तान हो गया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर रियासत जो हमारे राज्य में मिल जाए,
चूंकि तो जम्मू कश्मीर की मैक्सिमम आबादी थी वो मुस्लिम बहुल आबादी थी, और पाकिस्तान ने भी अपने को जो मुस्लिम देश घोषित कर दिया, तो वो चाहता था कि जो मुस्लिम वहाँ के लोग हैं हमारे पक्ष में होंगे और हमारे में मिल जाएं। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश था, समाजवादी देश था, तो वो चाहता कि जो हमारी सांस्कृतिक जुड़ाव है जम्मू कश्मीर से, तो सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से लोग हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, और भारत भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमारे में शामिल हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो ये स्टैंड स्टिल समझौता हुआ, इसका सितंबर 1947 में पाक ने समझौता तोड़ दिया और क्या किया कि यातायात व जरूरी सामान के निर्यात पर रोक लगा दी। कहाँ के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। जो स्टैंड स्टिल समझौता किया था जम्मू कश्मीर के साथ, उसको उल्लंघन किया, उसको तोड़ दिया, और जो यातायात के साधन थे या फिर जो जरूरी निर्यात वाली वस्तुएं थी उनके निर्यात पर रोक लगा दी। फिर क्या हुआ, इतने से भी उसका मन नहीं भरा, तो फिर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी, बल्कि पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित जो पठान कबीले थे वहां के, उन्होंने कश्मीर पर जाकर के हमला कर दिया। ठीक है, यानी पठान कबाइलों द्वारा, जो कि पाकिस्तान की सेना से समर्थित थे, पाकिस्तान की सेना द्वारा उनको समर्थन प्राप्त था, और उन्होंने जाकर के कश्मीर पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ, तो हमला कर दिया, तो अब बात आ गई 22 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर 1947। तो जैसे ही हमलावर श्रीनगर की ओर बढ़े, तो राजा की सेना जो थी, महाराजा हरि सिंह की सेना थी, उनकी सेना में बगावत हो गई और उनकी सेना कमजोर पड़ गई। ठीक है, इसी बगावत का और उनकी कमजोर सेना का लाभ उठाते हुए क्या हुआ कि वो और जो कबायली पठान थे वो और अंदर घुसे आ रहे थे। वो चाहते थे कि जो है जबरदस्ती जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। अब वही बात, अब महाराजा हरि सिंह परेशान कि ये क्या हो गया, कैसे किया जाए, तो उन्होंने तत्काल क्या किया, यानी कि महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, कहा कि मेरी हेल्प करो, और ये सेना मुझे परेशान कर रही है और मुझे जबरन अपने देश में शामिल करना चाहती है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसी दौरान माउंटबेटन ने, नेहरू प्रधानमंत्री थे और पटेल गृह मंत्री थे। ठीक है, तो मतलब अभी चुनाव नहीं हुई, तो मतलब लेकिन जो जिम्मेदारी थी वो नेहरू और पटेल के ऊपर ज्यादा थी इन चीजों की। ठीक है, चुनाव तो बाद में हुए हैं। तो माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल को रोका और कहा कि देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, ये विदेशी राज्य है, और इस विदेशी राज्य का हवाला दे करके माउंटबेटन ने नेहरू जी और पटेल जी को कश्मीर की सहायता करने के लिए रोका। कहा कि आप ऐसे सहायता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कश्मीर में बिना विलय के सेना भेजना क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। कश्मीर आपका रियासत नहीं, कश्मीर आपका देश नहीं है। कश्मीर जो है क्या है, अभी दोनों के मध्य में है, उसने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया है, और जब तक वो विलय पत्र पर या विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर देती है, तब तक भारत कश्मीर में सेना नहीं भेज सकता है। अगर भेजता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए भारत ने कहा कि भाई देखिए, हम तो नहीं भेज पाए, क्या करें, ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तब जाकर के मजबूरी में हरि सिंह को 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। फिर क्या हुआ, 27 अक्टूबर 1947 क्या हुआ, भारतीय सेना ने श्रीनगर में प्रवेश किया और पठानी जो कबाइलों की सेना थी उनको पीछे धकेल दिया कि जाओ, तुम्हारा काम खत्म है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हमारी सेना बड़ी है। ठीक है, तो ये कहानी थी। फिर क्या हुआ, अब बात आई 1 जनवरी 1948 की। ठीक है, तो मतलब देखिए, मामला तो शांत हो गया और जम्मू कश्मीर जो रियासत थी वो भारत में शामिल हो गई, विलय पत्र पर समझौता हो गया। ठीक है, और जो पाकिस्तान की सेना थी, जो कबाइलियों की सेना थी, वो वापस चली गई। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 1948 को ये जो कश्मीर का मामला था, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच गया। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने दोनों देशों ने वहां पर, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सुनवाई हुई, तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपना अपना पक्ष रखा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम स्वीकार कर लिया गया कि अब जो है अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लो और युद्ध विराम घोषित कर दिया जाए। लेकिन 1 दिसंबर 1948 तक युद्ध विराम तो घोषित हो गया, लेकिन क्या हुआ कि उस समय तक जो जम्मू कश्मीर था वो 2 हिस्सों में बंट चुका था। कि क्या था, जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट चुका था, और एक हिस्सा भारत के पास रह गया और एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान के पास। जो भारत के पास हिस्सा रह गया उसमें कश्मीर घाटी, लेह और जम्मू, ठीक है,
ये जो चीजें हैं ये आप देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा भारत के पास रहेगा, ठीक है। और जो इधर का हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला इधर जो है इसे कहा जाता है POK, ठीक है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। तो तब तक जो है पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अब चूंकि ईद विराम हो गया तो ईद विराम मतलब कि जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, इसलिए जो POK है वो पाकिस्तान के पास ही रह गया और जो बचा हुआ हिस्सा था वो भारत के पास आ गया। POK में क्या क्या है, यानी POK को पाकिस्तान आजाद कश्मीर भी कहता है और वहीं पर दो क्षेत्र और है, गिलगित और बल्टिस्तान, ठीक है। यहीं पर गिलगित, बल्टिस्तान और POK तीन क्षेत्र पहुंच गए पाकिस्तान के पास। भारत के पास रह गया कश्मीर घाटी यानी ये वाला और लेह और लद्दाख वाला क्षेत्र रह गया, ठीक है। ये अब युद्ध विराम घोषित हो गया कि अब जो जहां पर है वहीं रहेगा, किसी की सेना ना तो आगे बढ़ेगी ना पीछे जाएगी, मतलब पीछे जा सकती है, आगे नहीं बढ़ेगी। फिर क्या हुआ, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने कई बार प्रयास जो है समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी समझौता नहीं हो पाया है, ठीक है। और अभी भी ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ही फंसा हुआ है। तो ये थी कश्मीर की ऐतिहासिक समस्या कि कश्मीर डिस्प्यूट या कश्मीर मुद्दा क्यों उठा, क्या इसकी समस्या रही होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कश्मीर की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैप मैंने बनाया इसको आप देखिए, समझने का प्रयास करिए। जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है। पहले तो जो मैंने ये जो बीच में लाइन बनाई है ये नहीं थी, ठीक है। चूंकि अब विभाजन हो गया है तो ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया है और ये जम्मू कश्मीर का हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जम्मू पड़ता है, ये यहाँ पर श्रीनगर है और ये लेह पर है और ये पूरी जो है ना ये लेह लद्दाख है, ठीक है। तो अगर हम पूरे जम्मू यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसके उत्तर में क्या है, सॉरी ये जो है जो जम्मू कश्मीर है ये भारत के सुदूर उत्तर में स्थित है, ठीक है। कहां पर है, सुदूर उत्तर में स्थित है और इसके पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में अफगानिस्तान व चीन, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, ये पश्चिम में क्या है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये पश्चिम में पाकिस्तान हो गया और उत्तर में क्या है, यहाँ पर अफगानिस्तान और इधर चीन है, ठीक है। पूर्व में क्या है, पूर्व में भी चीन है, ठीक है। तो ये भौगोलिक स्थिति और इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। जो जम्मू कश्मीर है इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, ऊपरी हिस्सा, फिर इसका जो बीच का हिस्सा दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा जो कि जम्मू का क्षेत्र है। तो जो ऊपरी हिस्सा ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, ठीक है, ये हिमालय की काराकोरम श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आप जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ पर हिमालय की काराकोरम श्रृंखलाएं इनसे घिरा हुआ है और यहाँ पर प्रायः बर्फ गिरती रहती है हमेशा, मतलब 12 महीने बर्फ गिरती रहती है, बर्फ आच्छादित क्षेत्र है। और जो लद्दाख घाटी पड़ती है ना, वो लद्दाख वाला क्षेत्र वो भी यहीं पर पड़ता है जहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इसका हिस्सा है वो श्रीनगर है, वहां उससे लगे चलिए, यानी कि ये वाला हिस्सा है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, पहले हमने सबसे ऊपर वाले हिस्से बताया है, फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये श्रीनगर वाला हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा वो जम्मू वाला हिस्सा, ये वाला नीचे, ठीक है, यानी कि सबसे अंत में। तो ये कम समस्याग्रस्त है, यहाँ पर आतंकवाद कम रहता है, बाकी ये जो लद्दाख है और श्रीनगर है यहाँ पर आतंकवाद की समस्या ज्यादा रहती है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है और इसके जो दूसरा हिस्सा श्रीनगर है, इसकी सीमाएं है ना वो पाकिस्तान और POK से लगी हुई है, ठीक है। ये दिख रहे हैं आप, ये जो यहाँ पर दूसरा हिस्सा है ये POK आपका हो गया और यहाँ पर ये पाकिस्तान हो गया। तो POK और पाकिस्तान से इसकी सीमाएं लगी हुई है, ठीक है। और जो कश्मीर का इतिहास यहाँ पर देखिए लिखा, कल्हड़ की राजत रंजड़ी, आप किताब पढ़ते होंगे ना, कल्हड़ की राजत रंजड़ी। तो इसी कल्हड़ की जो राजत रंजड़ी है इसी में कश्मीर के राजाओं व राजवंशों का कालक्रमानुसार विवरण दिया गया, ठीक है। ये कल्हड़ ने अपनी पुस्तक लिखी थी राजत रंजड़ी, इसी में कश्मीर का पूरा इतिहास है, वहां पर कौन कौन से राजवंश रहे, ठीक है, और कौन कौन से राजा हुए हैं, उनका कालक्रमानुसार क्या सारा विवरण दिया गया है। और ऐसी मान्यता है कि जो कश्यप ऋषि थे उनके नाम पर इसको कश्मीर रखा गया है, जो कश्मीर का नाम पड़ा है वो कश्यप ऋषि के नाम पर रखा है। ऐसी ऐतिहासिक मान्यता है, कई जगह मिलती, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी भौगोलिक स्थिति की। अब हम सीधे सीधे आते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो पुनर्गठन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये बात आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। हेडिंग यहाँ पर है जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त और राज्य का पुनर्गठन कर दिया, यानी जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया है और राज्य का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित
कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, इसकी जो है आप भूमिका समझिए। हम बात करेंगे अप्रैल 2016 की। ठीक है, अप्रैल 2016 की बात करेंगे, तब जो है उस समय जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी वो भाजपा और पीडीपी गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, इससे पहले भी जो है कई सरकारें रही हैं पीडीपी के साथ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन किया, कई सरकार रही, लेकिन हम जो प्रेजेंट जहां से ये मतलब जो है डिस्प्यूट शुरू हुआ या कहें तो पुनर्गठन की कहानी शुरू हुई, वहां से हम बात करेंगे। तो अप्रैल 2016 में भाजपा और पीडीपी गठबंधन की सरकार थी और उस समय जो है ये गठबंधन हुआ तो महबूबा मुफ्ती को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया और ये महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, इतना आप जानिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, 19 जून 2018 को ये गठबंधन टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि जो कश्मीर घाटी थी ना, उसमें जो इसकी स्थितियां थी उस पर कुछ मतभेद हो गया। ठीक है, मतलब कि उसकी स्थिति को लेकर के कि वहां पर कुछ लोग पत्थरबाज वगैरह थे या जो आतंकवाद था उन चीजों को लेकर के कि जो महबूबा मुफ्ती सरकार थी कुछ और चाहती थी और जो भाजपा जो वहां पर जो प्रतिनिधि थे वो कुछ और चाहते थे, तो डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, तो इसको लेकर के गठबंधन टूट गया और सरकार गिर गई। फिर क्या हुआ, जब सरकार गिर गई तो वहां पर तत्काल राज्यपाल शासन को लागू कर दिया गया। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होता है, देखिए बाकी जो भी अन्य राज्य हैं, चाहे भारत के जितने भी राज्य हैं जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, अगर वहां पर जो भी संवैधानिक विफलता है या सरकार गिरती है तो क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो। ठीक है, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश तो राष्ट्रपति के अंदर में काम करते ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी राज्य में, जम्मू कश्मीर के अलावा किसी राज्य में अगर संवैधानिक विफलता होती है तो क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर इकलौता राज्य था, चूंकि उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसलिए वहां पर सबसे पहले राज्यपाल शासन लागू किया जाता है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत इसको लागू किया गया। चूंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है और भारत का संविधान अलग है, तो जो जम्मू कश्मीर का संविधान है उसमें आर्टिकल 92 है, इसके तहत जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन को लागू कर दिया गया और ये प्रावधान है कि राज्यपाल शासन जम्मू कश्मीर में अधिकतम 6 माह से ज्यादा नहीं रहेगा, मैक्सिमम 6 मंथ तक ये रह सकता है। 6 महीने बीत गए लेकिन सरकार नहीं बन पाई, ना ही चुनाव हो पाए, तो क्या हुआ, 19 दिसंबर 2018 को क्या हुआ, जब 6 महीने पूरे हो गए राज्यपाल शासन के, तब जाकर के राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिर क्या हुआ, यानी कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था, उसी दौरान क्या हुआ, यानी कि 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री, भारतीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति का एक आदेश प्रस्तुत किया। ठीक है, देखिए अभी विधेयक प्रस्तुत नहीं किया, अभी क्या, अभी आदेश प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये आदेश प्रस्तुत किया है और इसी आदेश में ये बताया गया कि जो अनुच्छेद 370 है, जो आर्टिकल 370 है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है, उसी आर्टिकल 370 का जो तीसरा खंड है उसमें इसको समाप्त करने का प्रावधान है। ठीक है, क्या है, समाप्त करने का प्रावधान है। तो 370 जो लागू है जम्मू कश्मीर में, वो समाप्त कैसे हो सकता है, वो समाप्त ऐसे हो सकता है कि पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस प्रस्ताव को पारित करे कि वो 370 को हटाना चाहती है और इसके बाद राष्ट्रपति फिर संस्तुति दे, तब जाकर के ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अनुच्छेद 370 हटेगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्यों ऐसा आदेश देगी, वो क्यों 370 हटाना चाहेगी, नहीं हटाना चाहेगी। लेकिन ध्यान रखना है कि इस समय क्या है, विधानसभा भंग चल रही है, राष्ट्रपति शासन लागू है। जब राष्ट्रपति शासन लागू है तो विधानसभा के आदेश की या संस्तुति की आवश्यकता ही नहीं है। सीधे सीधे क्या किया कि गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति का एक आदेश प्रस्तुत कर दिया, यानी कि इस दौरान, यानी कि जम्मू कश्मीर में जब जो विधानमंडल है वो विफल है, यानी सरकार नहीं है, तो उस दौरान सीधे सीधे सारी चीजें वहां की राष्ट्रपति के अंडर में है, राष्ट्रपति के सुपरविजन में है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति ने एक आदेश प्रस्तुत कर दिया और उस आदेश में यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब देखिए
370वां 35 को समाप्त करने व राज्य पुनर्गठन के लिए, ठीक है, जो प्रस्ताव पेश किया गया वो 370वां 35 को समाप्त करना व राज्य के पुनर्गठन, यानी कि इनको समाप्त कर दिया जाएगा और राज्य का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 अगस्त को ये लोकसभा में पारित हो गया। फिर 6 अगस्त को ये लोकसभा में ये 5 अगस्त को राज्यसभा में पारित, 6 अगस्त को ये लोकसभा में पारित हो गया और 31 अक्टूबर 2019 से विधेयक को अंतिम रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से ये विधेयक अंतिम रूप से अधिनियम बन गया और ये लागू हो गया और तब स्थिति बन गई जाके भारत में 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। मैं तब की बात कर रहा हूं जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था, क्योंकि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय और 2 और बन गए, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा था समाप्त कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, इसलिए राज्य एक कम हो गया, यानी कि 29 से 28 रह गए और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 7 से बढ़कर के 9 हो गए। ठीक है, हालांकि अभी तो स्थिति 28 और 8 की आपको पता ही है, मैं पीछे बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये सब यहाँ पर आदेश पारित हो गया तब जाकर के ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक है इसको जाकर के पेश किया गया, यानी गृह मंत्री ने पेश किया। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 क्या कहता है इसको समझने का प्रयास करिए। ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत इसको पारित किया गया है और जब ये पारित हो गया है तो जो पहली अनुसूची है और चौथी अनुसूची है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि पहली अनुसूची में क्या है कि अगर राज्य में कोई नाम परिवर्तन हो, उसकी सीमा परिवर्तन हो, ठीक है, या कुछ विभाजन हो, इससे संबंधित कुछ भी परिवर्तन करना होता है तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन करना होता है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा का स्थान की राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी, तो पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन किया गया है इस विधेयक के माध्यम से। और क्या किया गया, इसे संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये साधारण बहुमत के द्वारा पास हुआ है, जबकि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है या फिर अलग अलग दोनों सदनों में पारित हो। ठीक है, तो ये साधारण बहुमत द्वारा पारित है, इसलिए इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और क्या होगा, विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे, एक होगा जम्मू कश्मीर, दूसरा होगा लद्दाख। और पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर होगा और जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239A में रखा जाएगा और जो दूसरा होगा वो लद्दाख होगा, उसको अनुच्छेद 239 में रखा जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूं 239A और 239। ठीक है, देखिए जितने भी राज्य हैं, ठीक है, यानी कि जितने राज्य न कहें बल्कि जितने भी संघ राज्य हैं, संघ राज्य कितने हैं, 7 थे, अब 9 हो गए। तो दिल्ली, पुडुचेरी, इन दोनों में क्या है, विधानसभा है, तो इन दोनों राज्यों को अनुच्छेद 239A में रखा गया है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी को। और इसके अलावा जो 5 केंद्र शासित प्रदेश थे जहां पर विधानसभा और मंत्रिपरिषद नहीं थी, उनको कहां रखा गया था, 239 में रखा गया था। इसलिए लद्दाख में क्या है, विधानसभा नहीं होगी, कहां रखा जाएगा, 239 में रख दिया गया यहाँ पर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर विधानसभा होगी, मुख्यमंत्री होगा, तो कहां रख दिया गया, 239A में रख दिया गया। अब 239 में 3 राज्य हो गए हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। राज्य नहीं, संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। 239A में 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। और 239 में कितने, अब 6 संघ राज्य होंगे, 5 पहले से शामिल थे, एक लद्दाख जुड़ गया, 6 हो गए। ठीक है, इसलिए 239A और 239 में इनको रखा गया है, यहाँ पर आप समझिए। ठीक है, ये बॉक्स आपको हम बाद में समझाएंगे। अब हम आते हैं कि ये आर्टिकल 370 है क्या, मेन बात जहां पर हमको आपको बताना ही था कि आखिर ये 370 है क्या, इसमें समझिए कि क्या है 370 क्या है और 35 क्या है। तो देखिए, संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो 370 आर्टिकल है वो संविधान के भाग 21 में वर्णित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर देखिए 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे राजा हरि सिंह ने, तो ये कहा गया था
कि जो जम्मू कश्मीर है उसको हम एक विशेष स्थिति देते हैं, या यूं कहें कि विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। और तब उसी दौरान अनुच्छेद 370 पर सहमति बनी थी, ध्यान रखिएगा, तभी अनुच्छेद 370 पर सहमति बनी थी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को अपना संविधान बनाने की इजाजत देता है। आर्टिकल 370 प्रावधान करता है कि जम्मू कश्मीर अपना खुद का एक संविधान बना सकता है, और 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। यानी कि 17 अक्टूबर जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, यहाँ पर देखिए 26 अक्टूबर 1947 को, तब तो मतलब कि प्रस्ताव रखा गया, सहमति बनी थी कि जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में इसको शामिल कर लिया गया, और मतलब ये प्रावधान पूरी तरीके से लागू हो गया कि जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा होगा। लेकिन शर्त ये भी थी, ये भी सुझाव था कि जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बनाई जाएगी तो संविधान सभा इस 370 को समाप्त कर देगी, यानी कि अपना संविधान बना लेगी और क्या करेगी, इस 370 को समाप्त कर देगी। चूंकि 370 क्या करता है, कहता है कि जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान होगा, या जम्मू कश्मीर को अपना संविधान बनाने की इजाजत देता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का संविधान बन जाएगा, 370 खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 1951 में तो जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, 1951 में जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का गठन किया गया, और ये संविधान सभा ये जो रही लगभग 5 वर्ष तक रही, और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बन के तैयार हुआ, और ये 26 जनवरी 1957 को लागू हो गया। यानी कि 1951 में क्या हुआ, संविधान सभा बनी, और 5 साल लग गए जम्मू कश्मीर के संविधान को बनाने में, और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। अब संविधान सभा का काम क्या था, संविधान सभा का काम ये था कि अब 370 को समाप्त कर दे। लेकिन हुआ ये कि संविधान सभा ही अपने आप में भंग हो गई, और ये आर्टिकल 370 समाप्त नहीं हो पाया। जब संविधान सभा ही भंग हो गई, बिखर गई, टूट गई, तो फिर आर्टिकल 370 समाप्त नहीं हो पाया। इसी वजह से वो आज तक चला आ रहा। समझ रहे हैं आप कि संविधान सभा का काम ये था कि 370 को समाप्त कर दे और अपना संविधान लागू कर ले। तो संविधान तो लागू हो गया, लेकिन उससे पहले ही संविधान सभा टूट गई, भंग हो गई, इसलिए ये 370 नहीं हट पाया, और आज तक ये लगा आया, आज तक ये लागू है। अब देखिए इसमें प्रावधान क्या है, 370 क्या क्या प्रावधान है कि अगर राज्य के नाम में, क्षेत्र में या सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और वो भी राज्य की सहमति में, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति के बिना इसके नाम में, इसके क्षेत्र में और इसकी सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात हुई ना कि जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस बात का प्रस्ताव पारित नहीं कर देती है, तब तक इसके नाम में, क्षेत्र में या सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चूंकि इस समय विधानसभा थी नहीं, इसलिए परिवर्तन हो गया। फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का अपना एक झंडा होगा, वहां पर दोहरी नागरिकता, यानी कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है, अपना अलग झंडा है। ठीक है, और अन्य राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते, यानी कि अन्य लोग के जाते तो वहां पर जो है टेम्पोररी रह सकते, लेकिन परमानेंट जमीन वगैरह, मकान वगैरह या कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर वहां के लोग राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। मान लो तिरंगा झंडा जला दे, या मतलब गाली गलौज करे, या कुछ भी उल्टा सीधा आप शब्द बोले, तो उसको क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। फिर वहां पर वित्तीय आपातकाल, अर्थात जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 360 लागू नहीं किया जा सकता, वित्तीय का आपातकाल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता है। और डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निश्चित तत्व और मूल कर्तव्यों का प्रावधान वहां पर लागू नहीं होता है। और संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं होगा, यानी कि अगर भारतीय संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो जिस प्रकार से भारत के अन्य राज्यों पर यह स्वतः लागू हो जाता है, इस प्रकार से जम्मू कश्मीर पर यह संविधान संशोधन स्वतः लागू नहीं होगा, जब तक कि राष्ट्रपति का विशेष कोई आदेश पारित न किया। तो संविधान संशोधन तभी लागू होगा जम्मू कश्मीर पर जब राष्ट्रपति के द्वारा कोई विशेष आदेश पारित किया जाए, तब जाके लागू होगा। और वहां पर आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार और आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं है, यानी आरटीआई डालेंगे जवाब नहीं मिलेगा, और राइट टू एजुकेशन का अधिकार भी नहीं है। ये इतनी सारी बातें, इसके अलावा भी और भी कई सारी छोटी मोटी बातें हैं
जो आर्टिकल 370 कहता है, जो वहां पर प्रावधान अभी तक थे। तो ये तो होगी बात 370, ठीक है। लेकिन अब 370 हट गया है तो ये सारे प्रावधान क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब कुछ भी हो, आप वहां पर जो है ये क्या बोलते हैं, एक नागरिकता होगी, दोहरी नहीं होगी, ठीक है, एक झंडा होगा, और वहां पर अब जो है राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान होगा तो ये कानून मतलब अपराध माना जाएगा। वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है, सूचना का अधिकार, RTA सब कुछ लागू होगा, संविधान संशोधन लागू हो जाएगा स्वतः, यानी जो भी प्रावधान थे सारे हट गए हैं। संपत्ति वगैरह, भूमि वगैरह आप आराम से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 35A की, ठीक है। देखिए 35A बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज तक 35A समझ ही नहीं पाए होंगे, ठीक है। इसलिए मैं सिंपल सी आसान सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए आर्टिकल क्या है, 35A क्या है, ये सन 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(1) के D में शामिल किया गया था। कब? 1954 में। आपको पता है कि 1952 में दिल्ली समझौता हुआ था, उसके बाद इसको जो है 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(1) के D में शामिल किया गया इसको, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के स्थायी निवासियों की पहचान करना। बस इस बात को याद रखिए कि जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक कौन होगा, ये इस बात की डेफिनेशन, इस बात को परिभाषित करता है आर्टिकल 35A, और कुछ नहीं है। यानी कि जम्मू कश्मीर का जो स्थायी निवासी है वो कौन होगा, ठीक है, इस बात को परिभाषित करता है। और जो स्थायी निवासी होगा उसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, वोट डालने का अधिकार होगा, और छात्रवृत्ति है, सामाजिक सहायता है, या जो अन्य भी कल्याण कार्यक्रम है उनको पाने का वो अधिकारी होगा। अर्थात जो कि जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक होगा। स्थायी नागरिक कैसे होगा, ये अनुच्छेद 35A बताएगा कि कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक है और कौन नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा, और 35A क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल यानी कि जम्मू कश्मीर का विधानमंडल अगर कोई कानून बना देता है तो उस कानून पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, और ऐसे कानून को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि यहाँ पर संसद की शक्ति प्रभावित होती है, न्यायपालिका की शक्ति प्रभावित होती है। अगर जम्मू कश्मीर का राज्य विधानमंडल कोई कानून बना देता है तो उस कानून को कहीं पर भी पूरे भारत में, पूरे भारत की किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये कहता है अनुच्छेद 35A, ठीक है। तो मुझे आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि मैंने इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के स्थायी नागरिकों को परिभाषित करना और बताना कि कौन स्थायी नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, ठीक है। अब ये प्रावधान क्या हुआ, समाप्त, फिनिश हो गई है, ठीक है। 35 से समाप्त हो गया, 370 समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं ऐसा हुआ, ठीक है। अब अगर वहां का विधानमंडल कुछ भी सुझाव या कानून बनाता है तो किसी भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। इतनी बातें देखिए क्लियर हो गई हैं। अब कुछ जरूरी बातें और जम्मू कश्मीर बारे में कि अगर जो ये दो राज्य बन गए हैं, जम्मू कश्मीर बन गया है, एक लद्दाख बन गया, ठीक है, तो अब इनके प्रावधान क्या होंगे। तो हम सबसे पहले बात यहां से करेंगे जो विधानसभा सीटें हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हम विभाजन से देखिए पुनर्गठन से पहले की बात कर ले पहले, ठीक है। तो वहां पर कितनी सीटें थी विधानसभा की, 111 सीटें थी, ठीक है। विधानसभा सीट कितनी थी, 111 सीटें थी, जिसमें जो 87 सीटें हैं वो किसकी थी, हम विभाजन से पहले की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी दो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, हम राज्य पुनर्गठन से पहले की बात कर रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर जब राज्य था हम तब की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा सीटें कितनी थी, 111 थी, जिसमें से 87 किसकी हैं, जम्मू कश्मीर की थी, और 24 सीटें पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 111 सीटें थी। तो पीओके तो छोड़ ही दीजिए, 24 सीटें वहां की हैं, वहां पर तो हम लोग चुनाव करा नहीं सकते हैं, 87 सीटों पर चुनाव हुआ करते थे, ठीक है। तो और जो ये 87 सीटें थी, इसमें जो 83 सीटें थी वो किसकी थी, जम्मू कश्मीर में थी, और 4 सीटें थी लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि 87 को अगर हम तोड़ दें, विभाजित कर दें, तो 83 और 4, 83 सीटें जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में थी और 4 सीटें लद्दाख वाले क्षेत्र में थी, ठीक है। और जो ये 83 सीटें जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में थी, उसमें से जो 37 सीटें हैं वो जम्मू रीजन में है और 46 सीटें हैं कश्मीर रीजन में, ठीक है। एक एक बात को समझने का प्रयास करिए कि हमने 87 तोड़ दिया किसमें, 83 में और 4 में, ठीक है, और फिर 83 तोड़ दिया 37 और 46 में। 37 कहां पर है, जम्मू वाले क्षेत्र में, और 46 कहां पर है, कश्मीर वाले क्षेत्र में।
ये तो थी स्थिति कब की, तब की। अब स्थिति बताते हैं अब की, यानी कि राज्य पुनर्गठन के बाद की। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर विधानमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगी, मुख्यमंत्री होगा और उपराज्यपाल होगा। लेकिन जो लद्दाख है वहां पर सिर्फ उपराज्यपाल होगा, विधानमंडल नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा। ठीक है, यानी जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, इस तरीके की स्थिति वहां पर होगी, चंडीगढ़ के जैसी स्थिति होगी। जबकि जम्मू कश्मीर की दिल्ली और पुडुचेरी जैसी स्थिति होगी, क्योंकि दिल्ली पुडुचेरी में भी विधानसभा मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर सीटें कितनी होंगी, अब होंगी 107 सीटें होंगी। ठीक है, 107 क्यों होंगी, पहले कितनी थी, 111 थी। अब चूंकि जो 4 सीटें लद्दाख वाली थी ना, वो तो निकल गई, क्योंकि लद्दाख में विधानसभा तो बनी नहीं ना, तो 4 सीटें लैप्स हो गई, वो निकल गई। अब सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करो, जम्मू कश्मीर में सिर्फ कितनी होती, 107 सीटें। ठीक है, क्योंकि 4 लद्दाख की सीटें ये हट जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 107 में से क्या हुआ, 24 निकाल दो किसकी, पीओके वाली, फिर निकालो 24, तो कितनी बची, 83। ये वाली 83 बची, 83 किसकी बची, जम्मू कश्मीर की बची, और ये 24 किसकी, पीओके की। तो पीओके छोड़ ही दो, लेकिन याद रखना कि 24 पीओके की 24 है। अब ये 83 सीटें बची जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर परसीमन होगा। ठीक है, परसीमन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है, और जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे वो परसीमन होने के बाद ही होंगे। तो जब ये जम्मू कश्मीर का परसीमन हो जाएगा तो वहां पर 7 सीटें और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 107 थी, 107 में 7 जोड़ दो तो 114 हो जाएंगी। ठीक है, और अब 114 में से अगर हम 24 निकाल दें तो कितनी बचेंगी, 90 बचेंगी। ठीक है, यानी कि जो अब विधानसभा चुनाव होंगे वो 90 सीटों पर होंगे, 83 और प्लस 7। 83 कहां पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 83 कहां पर, जम्मू कश्मीर में। जम्मू में कितनी, जम्मू में 37, कश्मीर में 46, कितनी हो गई, 83 हो गई, और 7 और बढ़ जाएंगी परसीमन के बाद, तो 90 सीटें हो जाएंगी। तो जो अगला विधानसभा चुनाव होगा जम्मू कश्मीर का, वो 90 सीटों पर होगा। ठीक है, ये 7 सीटें बढ़ेंगी, ये जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये आप स्थिति समझ गए ना। इसको अगर नहीं समझे तो दोबारा जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, तो ये तो सीटें होंगी यहाँ पर 90 सीटें। इसके अलावा जो वहां का उपराज्यपाल है उसको इस बात की शक्ति है कि वो 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करेगा। ठीक, ये उन सीटों के अतिरिक्त होंगी, 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति उपराज्यपाल के पास होगी। और अभी तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब एससी एसटी को आरक्षण दिया जाएगा, और वो भी उसकी आबादी के अनुसार, जितनी आबादी, यानी जितना अन्य राज्यों में आरक्षण है उतना ही अब जम्मू कश्मीर में भी दिया जाएगा। ठीक है, और थोड़ा आइए आप देखिए लोकसभा सीटें देख लेते हैं। तो लोकसभा सीटें कितनी होंगी, अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हुआ करती थी, कब, पुनर्गठन से पहले। अब कब कितनी होंगी, अब भी 6 ही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 और 1 सीट दी गई है लद्दाख को। ठीक है, तो 5 जम्मू कश्मीर में होंगी लोकसभा की सीटें और 1 लद्दाख में होंगी। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें जम्मू कश्मीर की पहले भी 4 थी, अब भी 4 रहेंगी। लद्दाख में कोई भी राज्यसभा की सीट नहीं है, 4 की चारों सीटें जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ही है, और जैसी पहले थी अभी भी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद भी थी, जिसके सदस्य थे 36 सदस्य थे, लेकिन अब विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। विधान परिषद नहीं थी, नहीं होगी अब। सदस्य अगर पूछे जाए तो 36 बता देना। और जो जम्मू कश्मीर बनाया गया है वहां पर 22 जिले हैं, और जो लद्दाख बनाया गया है वहां पर 2 जिले हैं, नाम है लेह और कारगिल। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर जो राज्य संघराज्य है वहां पर 22 जिले होंगे, और जो लद्दाख संघराज्य वहां पर 2 जिले होंगे, एक कारगिल और एक लेह। तो ये थी देखिए दोस्तों पूरी कहानी जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के पूरा जम्मू कश्मीर भौगोलिक स्थिति, कैसे विधेयक पास किया गया, कैसे विशेष दर्जा 370 क्या है, 35 से क्या है, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई समस्या हो रही है तो एक बार फिर से वहां पर देख लीजिए। ठीक है, मैं इसका फोटो भी आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, पूरा नोट्स बना लीजिएगा, और ये समस्या आपकी आजीवन के लिए समाप्त हो गई। अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर ऐसा कोई प्रश्न भी पूछा जाता तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कोई प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, और परीक्षाएं जो परीक्षा हमारी होने वाली है, डेट घोषित हो गई है, जल्दी ही हम एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपसे मिलने वाले हैं, इंतजार करिए उस नए वीडियो का। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।